नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। हम हाजिर हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को समेटकर। मैं हूं अश्विनी मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के सियासी संग्राम में नामांकन का काम तेज। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय तो तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा पर्चा। बीजेपी की नई सूची में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट। जेडीयू और एलजेपी ने जारी की अपनी सूची। बिहार में दोनों गठबंधनों में अब भी जारी है गुड़ाभाग। दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा बोले, एनडीए में सब ठीक। पहले चरण के नामांकन में अब केवल 2 दिन बाकी, लेकिन महागठबंधन में अब भी नहीं हो सका है सीटों का बंटवारा। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर को सुप्रीम कोर्ट से मिली खुशखबरी। अदालत ने पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की दी सशर्त अनुमति। 18 से 20 अक्टूबर तक हो सकेगी बिक्री। 19 और 20 अक्टूबर को जलाए जा सकेंगे पटाखे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन के साथ की बैठक। दोनों देशों ने सैन्य से सैन्य और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर विचारों का किया आदान प्रदान। राजनाथ सिंह ने कहा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और सामरिक हितों की समानता पर आधारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश का करेंगे दौरा। आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का देंगे सौगात। श्री भ्रामरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में करेंगे पूजा अर्चना। भारत में 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का होगा आयोजन। कॉमनवेल्थ गेम्स कार्यकारी बोर्ड ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की। आखिरी फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। एक और एनडीए के सहयोगी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं, तो महागठबंधन में सीटों का फार्मूला ही नहीं तय हो पा रहा। बीजेपी, जेडीयू के कई दिग्गज उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, तो लिस्ट जारी होने से पहले ही तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन कर दिया है। बीजेपी ने 12 और नामों का ऐलान किया है। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के ऐलान के मोर्चे पर एनडीए ने महागठबंधन पर बढ़त बना ली है, जबकि महागठबंधन में खींचतान अभी भी जारी है। बिहार के सियासी संग्राम में नामांकन का काम तेज। महागठबंधन में अब भी फंसा सीट बंटवारों का पेंच। जारी है सीटों का गुणाभाग। गठबंधन सहयोगियों के अपने अपने राग। बिहार के सियासी संग्राम में दोनों गठबंधन भले ही अब तक सीट बंटवारे और सीटों पर फैसला न ले पाए हों, लेकिन इन सब के बीच नामांकन का काम तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। उनके नामांकन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के नामांकन में भाग लिया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। विजय सिन्हा का दावा है कि भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों के बल पर जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी। बिहार लोकतंत्र की धरती है, ये जात से ऊपर होता है। और आप कई बार उदाहरण पेश किया है। 2010 में 2/3 से ऊपर बहुमत एनडीए गठबंधन को आया, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। वहीं वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने हाजीपुर में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर लालू यादव एवं राबड़ी देवी के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। हमारी सरकार बनने जा रही है और कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार में एक नौकरी, सरकारी नौकरी ना हो। यानी जिन परिवारों के पास बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है,
उस परिवार को तेजस्वी और हमारी सरकार एक नौकरी, सरकारी नौकरी दिलवाने का काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है राघोपुर की जनता इस संकल्प को पूरा करने में उनका पूरा योगदान होगा। इन सब के बीच बीजेपी ने बिहार के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बक्सर सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी ने अभी तक कुल 83 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस बीच जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची के मुताबिक आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मधेपुरा से कविता शाह और सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मंत्री श्रवण कुमार को एक बार फिर नालंदा से टिकट थमाया गया है, तो अनंत सिंह मोकामा से चुनावी मैदान में होंगे। पूर्व मंत्री श्याम रजक को फुलवारी से प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए ने रविवार को सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी। इस बंटवारे के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 29 सीट मिली है। कुशवाहा और हमको 6 सीटें मिली हैं। हालांकि सीट बंटवारे और सीटों के नाम को लेकर एनडीए में घमासान मचा है। नाराज कुशवाहा दिल्ली पहुंचे और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि कुशवाहा को मना लिया गया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि गठबंधन में सब ठीक है। हम लोगों ने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और जो बचा हुआ उम्मीदवार का सूची है वो भी जारी होगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का कोई समस्या भी नहीं है। एनडीए ने चुनाव प्रचार में भी, उम्मीदवारों के चयन में भी, गठबंधन को कम करने में भी बढ़त ले ली है। इंडी गठबंधन अभी पीछे। वहीं महागठबंधन में भी सीट बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। पहले चरण के नामांकन के काम में अब जबकि केवल 2 दिन बचे हैं, महागठबंधन में सीट बंटवारा ही नहीं हो सका है। हालांकि दावा है कि सब कुछ ठीक है और जल्द ऐलान होगा। कुछ सीट छोड़ करके जो बात हो रही है आप हमारे महागठबंधन में उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मतलब तय हो सकता है 2-3 आदमी 2-3 सीट आगे पीछे हो जाए। सबके बीच में सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्मान पूर्वक सीटों का समझौता हो चुका है। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए और बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। हालत यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा भले ही न हुआ हो, लेकिन आरजेडी और लेफ्ट के उम्मीदवारों ने पर्चा भरने का काम भी शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों गठबंधनों में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। पटना से आलोक और मधुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कबिन के साथ बैठक की। इस दौरान ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेरो फेल्हो भी उपस्थित रहे। भारत और ब्राजील ने सैन्य से सैन्य और रक्षा औद्योगिकी सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कबिन के नेतृत्व में ब्राजीलियाई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और सामरिक हितों की समानता पर आधारित है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह संबंध दोनों देशों की उस साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वे अपने अपने क्षेत्रों और उससे परे शांत, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। India and Brazil enjoy a strategic partnership built upon mutual respect, shared values, and a convergence of strategic interests. Our partnership guided by the principles of equality, mutual trust, and mutual benefit. This reflects to our common commitment to promote peace, security, and sustainable development in our respective regions and beyond. Honorable Prime Minister of India had visited Brazil for G20 Leaders Summit in November 2024 and very recently for BRICS Leaders Summit, followed by a state visit in July 2025. Our leaders have jointly prioritized defense and security cooperation as one of the 5 pillars of cooperation. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ब्राजील का साझा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था और वैश्विक आर्थिक ढांचे में बड़ी भूमिका निभाना है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की रक्षा और सुरक्षा साझेदारी वैश्विक शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने के साथ साथ
राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों की रक्षा में योगदान देती है। We have common interests and aspirations to play a larger role in the international governance and economic architecture. Therefore, our defense and security partnership, I believe, can contribute in furthering international peace and security, safeguarding multilateralism in global affairs, and in preserving the principles of sovereignty and the territorial integrity of nation states. That our meeting today offers significant opportunity to review the progress we have achieved in implementing our bilateral defense cooperation framework. It is also an opportunity to identify new avenues for joint cooperation, whether in military training, defense technology, or industrial partnership. केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के कोप्पल जिले में किसान प्रशिक्षण सह सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। निर्मला सीतारमण ने कोप्पल में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोप्पल जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में चुना गया है। उन्होंने कहा कि उत्तरी कर्नाटक का कोप्पल जिला समृद्ध कृषि विविधता से संपन्न है और राज्य के धान उत्पादन में लगभग 10% का योगदान देता है। कोप्पल के किसान पीढ़ियों से इस कृषि विरासत को सजोए हुए हैं और ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। 100 यूनिट्स अगर कर्नाटका में से पैदावार होता है तो 10% कोप्पल से होता है और सरकार के कर्तव्य बनता है आपको सही दाम मिले और उससे ज्यादा आपके नया पीढ़ी को किसानों के काम करते हुए उसमें वैल्यू एडिशन करके कुछ प्रोडक्शन के द्वारा मार्केट में आज के दुनिया के मार्केट में जो चाहिए वो बनाना भी चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रसायन एवं पेट्रो रसायन सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी देश को विकसित या उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए नवाचार और विज्ञान पर गंभीर पूंजी और ऊर्जा केंद्रित करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर हमें उन्नत राष्ट्र बनना है, 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो विज्ञान और नवाचार हमारे कामकाज की रीढ़ होनी चाहिए। You will hardly find any economy which would have achieved greatness or achieved the position of becoming a developed or advanced nation until they focused serious capital and energies on innovation and science, on R&D. It has its ups and downs. There will be phases when the world will be super active. There may be phases where some major economies may not be. But that doesn't change the dynamics or the need of this fight against climate change. If we have to become an advanced nation, if we have to achieve greatness, if we have to make India Viksit Bharat by 2047, science, R&D, innovation, these will have to be the backbone of our working. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आंध्र प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री शैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने आंध्र प्रदेश दौरे की शुरुआत नंदयाल जिले से करेंगे। पीएम श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। ये पवित्र स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक ही मंदिर परिसर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का होना इस मंदिर को ऐतिहासिक बनाता है। मोदी आने के खुशी में हम लोग पूरा लोग आ गया। हार्टली वेलकम टू मोदी सर। जो प्रधानमंत्री साहब ये आंध्र प्रदेश में श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर को आने वाले हैं, ये तो दुनिया का टाइगर है। जब प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली इधर डेवलपमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। प्रधानमंत्री जो हमारा नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारा है श्रीशैलम में, हमें बहुत खुशी की बात है। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है और ये हमारा बहुत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है।
इसका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का प्रजा जो है बहुत ही खुशी है। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के लिए, जो कि ज्योतिर्लिंगों में आता है, उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। बड़ी मान्यता सुनी थी और यहाँ के दर्शन करके मन को प्रसन्नता मिली। जैसे कि इंडिया में 12 है ज्योतिर्लिंग, अभी हमने रिसेंटली उज्जैन, श्री महाकाल और ओमकारेश्वर के दर्शन करके फिर यहीं पे हैं तीसरे जो आज पूरे हुए हैं दर्शन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर मंदिर और बहुत ही अच्छा अनुभव। ओम नमः शिवाय। Both Shaktipita and Jyotirlinga situated in one prakara. So second Jyotirlinga and sixth Shaktipita. On an average, the footfall of Srisailam is 30 to 35,000. On peak days, it touches nearly 50 to 60,000. During Mahashivratri and festivals, even 85 to 1 lakh above. We are catering the needs of pilgrims. पीएम श्री शैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाएंगे। इस स्मारक परिसर में एक ध्यान मंदिर है जिसके चारों कोनों पर 4 प्रतिष्ठित किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। इसके केंद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की गहन ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा है। उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुरुवार को आंध्र प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री कुर्नूल में जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे, उनसे औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे विस्तार को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। गुरुवार को अपने आंध्र प्रदेश दौरे में प्रधानमंत्री राज्य को 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार जो हमारे को सहायता दे रहा है उसके वजह से आज दुनिया के बेहतरीन चीज़ें जैसे अपन देखें गूगल का गीगाबाइट का जो डेटा सेंटर आ रहा है विशाखापट्टनम में आज TCS आ रहा है, आज विशाखापट्टनम में CP आ रहा है, विशाखापट्टनम में अब जो दुनिया के बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स है पूरे आ रहे हैं। ऐसी अपने रायलसीमा में अपने एरोस्पेस का आ रहा है। अरे ऐसा अमरावती को भी गौरव प्रधानमंत्री जी ने उनका साकार दिया है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे उनमें 2,880 करोड़ रुपए से अधिक की कुर्नूल 3 पूलिंग स्टेशन ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, 4,920 करोड़ रुपए की ओरवारकल औद्योगिक क्षेत्र और कड़प्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला, सव्वावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला, 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और 1,730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। मोदी साहब इधर आएंगे, श्रीशैलम है, कर्नूल प्रोग्राम है, बहुत इसलिए अच्छा इधर मेंटेनेंस करने के लिए सब बहुत खुश करते हैं। खुशी की बात है यहाँ पर। ये मेन मकसद इसका क्या है बोले तो पूरा GST को वो GST के स्लैब्स कम करने की वजह से पूरों को सारे यहाँ अमीर ने गरीब ने पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारे को आने वाली दीपावली ये GST के वजह से पहले ही सबको हमारे भारत देश में सबको पहले ही दीपावली आ गई GST स्लैब्स कम करने की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश आ रहे हैं कुर्नूल और यहाँ पर आप देखें उत्साह देखने को बनता है NDA के कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि तमाम निवेश प्रस्तावों की झड़ी लगी है जब से राज्य में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में NDA सरकार बनी है और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम पैकेज दिए गए हैं। और यहाँ GST पर राहत मिलने के बाद खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात भी आंध्र प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। कैमरामैन मुकेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, आंध्र प्रदेश। और दिल्ली में अब लोग दीपावली पर ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने फैसले में संशोधन करते हुए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में बदलाव किया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने ग्रीन पटाखे चलाने की सशर्त अनुमति दी है। फैसले के बाद दिल्ली सरकार और आम लोगों ने खुशी जाहिर की है।
दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने यह अहम आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि परंपरागत पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सीमित और नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। CJI BR गवई ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की भी चिंताएं हैं। पारंपरिक पटाखों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है, इसलिए अदालत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था तो कोविड काल को छोड़कर वायु गुणवत्ता में बहुत बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। वहीं पिछले 6 वर्षों में ग्रीन पटाखों के आने से प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम डिसीजन दिया है इन द MC मेहता मैटर, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स की सेल अलाउ करी है दिल्ली NCR में। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है। सुबह 6 से 7 बजे, शाम को 8 से 10 बजे, इस दौरान ही लोग क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं। और उसके सिवा कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बोली है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हो। इनमें एमिशन जो लेवल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। दीज आर ऑल नीरी सर्टिफाइड एंड अप्रूव्ड। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ही होगी, जबकि इस्तेमाल दिवाली और उससे एक दिन पहले यानी 19 और 20 अक्टूबर को हो सकेगा। ये बिक्री केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही होगी। ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है। ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। NEERI और पेसो एजेंसी द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे और लाइसेंस धारक ही कुछ निश्चित स्थानों से ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री कर सकेंगे। पुलिस अधिकारी गश्ती दल बनाएंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि बाजार में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बिकें। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और नोटिस जारी किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट आदि पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। दिल्ली NCR के लोग फैसले से खुश हैं। बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। हर साल बच्चे बहुत बंदी दीपावली मनाते हैं, इस साल खुशियों से भरा त्योहार है, बच्चे बहुत खुश है। बहुत बढ़िया ऑर्डर दिया है, बहुत बढ़िया लगा। हमें कई सालों से दिवाली सुनी हो रही थी, तो इस बार अच्छी दिवाली मनाई जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारे भारतीयों का ये दिवाली पर्व ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में के लिए उन्होंने परमिशन दी है 3 दिन की, ये हम इसका स्वागत करते हैं। दिल्ली सरकार ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि लोग पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाखों का आनंद लेंगे। दीपावली का महापर्व शायद इन पटाखों की स्वीकृति के बिना सूना रह जाता, हमारे बच्चे उदास हो जाते, परंतु आज आपने ये स्वीकृति दे करके हमें बहुत ही एक खुशी प्रदान की है और हम पर्यावरण और परंपरा को एक साथ चलाते हुए पूरी तरीके से सजग रहेंगे और पर्यावरण का ध्यान भी रखेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई है। ग्रीन पटाखे कम हानिकारक होते हैं, कम CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इनमें हानिकारक गैस भी 30% से 40% तक कम होती है। इसमें शोर भी कम होता है। सामान्य पटाखे जहां 160 डेसिबल का शोर करते हैं, तो वहीं ग्रीन पटाखे 110 से 125 डेसिबल का शोर करते हैं। कोर्ट ने CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को कोर्ट को सौंपें। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अगले साल मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। देश के नक्सल मुक्त अभियान को बुधवार को बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ के तक बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 50 लाख तक के इनामी नक्सली इसमें शामिल है। बीते करीब 24 घंटे में 140 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें कई टॉप कमांडर और महिला नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 27, कांकेर में 50, वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलवाद को करारा झटका। सुकमा में 27 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने डाले हथियार। कांकेर में 50 नक्सलियों का आत्मसमर्पण।
नक्सल मुक्त भारत अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 50 लाख के इनामी सहित 27 नक्सलियों ने मानवता की राह पकड़ी और आत्मसमर्पण किया। कांकेर में 50 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक पिछले 24 घंटे के भीतर करीब 140 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। महाराष्ट्र में नक्सल आंदोलन के बड़े नेता भूपति समेत 61 नक्सलवादियों ने हथियार समेत गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और अधीक्षक नीलोत्पल समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। हाल के वक्त में यह सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर माना जा रहा है। जो महाराष्ट्र नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक माना जाता था, वहां अब सिर्फ उंगलियों पर गिनी जाने वाली संख्या में नक्सलवादी रह गए हैं। सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी। आज 50-50 हजार रुपए की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे, तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है। सुकमा में सरेंडर करने वालों में PLGA बटालियन नंबर 1 के 2 कुख्यात हार्डकोर माओवादी भी शामिल हैं। इसमें कुल 10 महिलाएं और 17 पुरुष हैं, जिन्होंने वर्षों तक जंगलों में हिंसा का रास्ता अपनाया था। वहीं इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयली बेड़ा में 32 महिला नक्सलियों समेत 50 माओवादियों ने BSF कैंप में आत्मसमर्पण किया। इनमें उत्तर बस्तर के कुख्यात नक्सली लीडर राजू सलाम और राजमंद शामिल हैं, जिन पर 25-25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मोदी सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में देश ने एक बड़ी छलांग लगाई है। अब नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है। वहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित जिलों की संख्या भी 18 से घटकर 11 हो गई है। इस साल सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी ऑपरेशनल सफलता मिली है। अब तक 312 नक्सली मारे गए, 836 गिरफ्तार किए गए और 1639 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा घटनाक्रम से अवगत कराया, साथ ही प्रमुख मामलों में उनका समर्थन मांगा। दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भारी भीड़ देखते हुए उत्तर रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। नई दिल्ली और आनंद विहार समेत बड़े स्टेशनों पर सुरक्षा, सुविधा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तरी रेलवे 19 सितंबर से 30 नवंबर तक कुल 4,718 विशेष ट्रेनें चला रही है। त्योहारों पर 4,718 विशेष ट्रेन फेरे, 2.7 लाख अतिरिक्त सीटें जोड़ी गयी, 1.76 लाख जनरल सीटें उपलब्ध। अधिकतम ट्रेनें दिल्ली और लखनऊ के रूट पर। नई दिल्ली स्टेशन पर 6,000 यात्रियों का होल्डिंग एरिया, RO पानी, शौचालय, पंखे और मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, 21 टिकट काउंटर, 25 ऑटोमेटिक टिकट मशीनें और मोबाइल टिकटिंग के जरिए 22 सहायक लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर 2100 से अधिक RPF और RPSF कर्मियों की तैनाती की गई है। भीड़ की निगरानी के लिए AI कैमरे और CCTV सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और गाजियाबाद में 15 से 28 तारीख तक रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। जो भी हमारे पास पूरे नॉर्दर्न रीजन में लोग काम करते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र से, जो उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न से, क्योंकि दिवाली प्लस छठ का कंबाइंड पीरियड एक ऐसा हो जाता है कि लोगों को छुट्टी मिल जाती है। उस पीरियड में लोग अपना प्लान कर लेते हैं साल भर पहले, और उसमें वो लोग जाने की उनकी इच्छा रहती है। तो हम लोग की कोशिश ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा के साथ में उनके घरों तक पहुँचा पाएँ। तो करीब 900 ट्रिप हम लोग एक्स्ट्रा चला रहे हैं ट्रेन की लास्ट ईयर के मुकाबले में इस पीरियड में। उसके अलावा जो हमारी 23 रेगुलर ट्रेनें बढ़ गई हैं लास्ट ईयर से। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए
रेलवे ने अपनी तैयारी लगभग 1 महीने पहले से शुरू कर दी थी, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। पीक टाइम में जहां लोगों को टिकट मिल रहे हैं, वहीं स्टेशन पर पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधार से देश के पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिली है। इस सुधार के कारण यात्रा खर्च और होटल बुकिंग की लागत में कमी आई है, जिससे आम नागरिकों के लिए पर्यटन और सुलभ हुआ है। स्टिक ट्रेवल्स के सीएमडी सुभाष गोयल ने कहा कि जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। GST has been reduced to 5%. This will definitely help us in the tourism industry. It will make India product a little cheaper, and we are quite confident that this step is going to boost the economy, and tourism industry is one industry which is the largest employment generator, and we can fulfill Prime Minister's vision of making India one of the best tourism destination in the whole world. जीएसटी दरों में कटौती का असर स्वास्थ्य क्षेत्र पर साफ दिख रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक जीएसटी दरों में कटौती से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य बीमा की लागत कम हो गई है। जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को खत्म कर दिया गया है। अन्य दवाओं, आयुर्वेदिक उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक इससे दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की लागत में कमी आई है और उपचार ज़्यादा सुलभ हुआ है। आया है उसमें जो आम आदमी हैं और हॉस्पिटल सेक्टर एज अ होल, हम लोग मतलब अभी मेडिसिन बहुत कम दाम में, अराउंड 12% कम में बेच रहे हैं, और कॉमन डिजीज़ेस है जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हम लोग बताते हैं, जैसे कैंसर का ड्रग्स हो या फिर इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें 0% जीएसटी है, जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया है लोगों के लिए। केंद्र सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी दर को समाप्त कर दिया है। साथ ही बहुत सारी दवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक इससे इलाज की लागत कम हो रही है और मरीजों के लिए चिकित्सा सुविधा और किफायती हुई है। Reduction in the drug GST will reduce ultimately the cost of drugs, which can be utilized by many more cancer patients, and the cure rates and control of cancer rates will increase, and many more patients will be cured and benefit from this step. The reduction in the hospital equipment and other medical equipments is going to reduce the cost of investigations, which in turn make prevention possible. So both preventive medicine and preventive oncology can flourish in India, and many of the cancer patients can get detected very early and cure rates will improve. केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी के नए सुधारों से देश के हर वर्ग को फायदा हो रहा है। जीएसटी 2.0 से स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों को राहत मिल रही है। देश भर के डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट जीएसटी की नई दरों का स्वागत कर रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कैंसर जैसी घातक बीमारी पर दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी समाप्त करने के फैसले को बेहद सराहनीय बताया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी के रिफॉर्म किए हैं, वो बहुत वेलकमिंग है, उनका स्वागत है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आम जन जो स्वास्थ्य सेवाओं से जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, उनके ऊपर जीएसटी का भार जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं, उसमें सबसे प्रमुख है कि कैंसर, हार्ट डिजीज़ और रेयर जो सीरियस बीमारियाँ हैं, उनकी जो दवाइयाँ होती हैं, बड़ी लाइफ सेविंग दवाइयाँ होती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, तो उन पे जो जीएसटी लगता था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। मैं आज की गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने जीएसटी में थोड़े रिफॉर्म्स किए और मेडिकल फैसिलिटीज़ को थोड़ा सस्ता कर दिया। हमारे यहाँ नॉर्मली जिम इक्विपमेंट्स या लेज़र मशीन्स जो यूज़ होती हैं, जिसमें जीएसटी पहले 12% तक रहता था, विच इज़ रिड्यूस टू 0% नाउ।
और टेंस, IFT, अल्ट्रासाउंड, इन सब मशीनों पर भी हमें GST कम होने के कारण बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। अब हम ज़्यादा बेहतर मशीनें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर पा रहे हैं। GST की जो दरें सरकार ने कम की हैं उससे हेल्थ सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट मिला है, पेशेंट्स को काफ़ी सुधार मिला है, क्योंकि इसमें जो पहले जो मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग्स थी उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। जो अब 2 ही स्लैब गवर्नमेंट ने रखे हैं, जो 12% थे उनको 5% पे लेके आ गए हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सबके लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से GST दरों में बड़ा बदलाव किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हेल्थ केयर पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है और आसानी से उपलब्ध हो रहा है। सीनियर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर कुशल बनर्जी ने GST सुधार का स्वागत करते हुए कहा कि होम्योपैथी बड़े से बड़े इलाज में भी कारगर है। GST दरों में कटौती से होम्योपैथी का इलाज और भी कम दरों पर संभव होगा। This reduction in GST is obviously welcome. So reducing the cost of these medicines is going to be very, very important. Homeopathy is extremely important for the health of these people and their families. So reducing their ultimate cost in accessing and using homeopathy is going to be very, very helpful. Homeopathy plays a critical role sometimes in addressing side effects of chemotherapy, even palliation in terminally ill patients. GST दरों में कटौती का असर ऑटो सेक्टर पर साफ दिख रहा है। GST दरें कम होने से ऑटो सेक्टर से जुड़े लोगों के मुताबिक इससे मध्यम वर्ग का गाड़ी खरीदने का सपना साकार हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कारों की ऑन रोड कीमतें बेहद कम हुई हैं और ग्राहकों को 50,000 रुपये से 2.5 लाख रुपए तक का फायदा हो रहा है। जो भारत सरकार जो GST को रिड्यूस किए हैं वो उसका असर लोगों के ऊपर अच्छा पड़ा है और ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली जो थे वो लोग अभी मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं। मेरे 10-15 फ्रेंड भी खरीद रहे हैं, तो इसका असर लोगों के ऊपर जो 28% पहले था, अभी जो जनरल कार था 28% से रिड्यूस होकर 18% हो गया है। उसका असर मिडिल क्लास पर अच्छा पड़ा है और लोगों ने अभी ज़्यादातर खरीद रहे हैं कार। तो इसके लिए केंद्र सरकार जो कदम लिए हैं इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। GST कटौती पर पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। ऑटोमोबाइल व्यापारी प्रदीप गर्ग भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहते हैं कि GST की दरों में कटौती और त्योहारी सीजन में छूट के प्रति ग्राहकों का जबरदस्त रुझान है। काफ़ी अच्छा रुझान है और ग्राहक करना 4 व्हीलर और 2 व्हीलर अच्छे खरीद रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर GST में 10% का लेस हुआ है। तो उससे गाड़ियाँ लगभग कार 4 व्हीलर की बात करूँ तो 80-90 हज़ार रुपये तक कम हो गई है और त्योहारी सीजन के कारण भी इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कस्टमर को काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है, तो वो गाड़ी ले रहे हैं कार। और ऐसे 2 व्हीलर के अंदर भी मार्केट काफ़ी ग्रो हुआ है, क्योंकि GST और त्योहारी सीजन के बेनिफिट के कारण कस्टमर काफ़ी अच्छा रुझान है कस्टमर का इसके प्रति। GST में हालिया कटौती से आम आदमी और उद्योग दोनों को बड़ी राहत मिली है। कच्चे माल की लागत में कमी आई है, प्रोडक्शन कास्ट घटी है। मेडिकल और छोटे उद्योगों को भी इसका सीधा फायदा मिल रहा है। इंश्योरेंस पर टैक्स घटने से आम लोगों की बचत और बीमा लेने की रुचि दोनों बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का ये फैसला आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है। 12% और 28% के सेगमेंट हटे हैं, उससे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स सस्ते हुए हैं। आप मेडिसिन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, MSME में देख लीजिए कि मोस्टली MSMEs मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। उसके बाद छोटे छोटे जो उद्योग हैं जिनको कि आज हैंडीक्राफ्ट से लेकर आप जो हाउस होल्ड आइटम्स जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया आज के दिन में मेक इन इंडिया के अंतर्गत, वो सभी सेक्टर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ऑन एन एवरेज रेट कट मेरे हिसाब से मिनिमम 10% का आना ही वाला है, जिसके कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में चाइना को कम्पीट कर पाएंगे। ओवरऑल हर चीज़ों में कटौती की गई है GST के रेट पर, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो कंज्यूमर के ऊपर और जो सिविल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जाएगा। चाहे किसी गवर्नमेंट का जो भी खर्चे हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें रेट रिड्यूस होगा और डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर को मिलेगा। और इसका सारा श्रेय मैं तो जो केंद्र की सरकार है लेड बाय आदरणीय मोदी जी और लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली इस बार सोचा और सबको एक
अच्छी सौगात दी है। पहले इंश्योरेंस में 12% और 18% जीएसटी लगता था, जो कि एक एडिशनल बर्डन हो जाता था। तो लोग सोचते थे कि अब इंश्योरेंस का पैसा ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, उसमें हम लोग 12% एक्स्ट्रा 12% 18% एक्स्ट्रा और पे करते हैं, जिससे उनको एक कॉस्ट का बहुत बर्डन लगता था। अभी वो कॉस्ट कम हो गया है, जिससे उनका बेनिफिट भी होता है। इंश्योरेंस सेक्टर में लोग इंश्योरेंस को करने के लिए भी आगे इनिशिएटिव लेते हैं, और इससे ये भी बेनिफिट हुआ है कि उनका सेविंग्स बढ़ रहा है। हैदराबाद के लोगों का कहना है कि जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% करने से गरीब और मध्यम वर्ग को काफ़ी राहत मिली है। नई 2 स्लैब प्रणाली से कराधान सरल हुआ है और आम आदमी को फायदा हो रहा है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी से मासिक घरेलू खर्च कम हुआ है। बीमा और जीएसटी को पूरी तरीके से हटाने के बाद अब बेहद सकारात्मक पहल हुई है। लोगों का कहना है कि इस कदम से जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी जी ने दीपावली के लिए बहुत ही बढ़िया उपहार दिया है भारत के देशवासियों के लिए। खास करके हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम जो कि 18% जीएसटी था, वो पूरा नलीफाई कर दिया गया है, नील कर दिया गया है। इससे भारत के हर नागरिक को हेल्थ और मेडिकल सेक्टर में बहुत ही फ़ायदा होगा। और बाकी स्टेशनरी ले लीजिए, आप कार ले लीजिए, सभी पे बहुत सी छूट प्रदान की गई है। तेल, साबुन, पेस्ट, घी, तेल सभी का है 5% कर दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा चमत्कार है। आज तक कोई भी गवर्नमेंट जीएसटी स्टार्ट होने के बाद में कम करा सो नहीं है। यह नरेंद्र मोदी का ऐसा गवर्नमेंट है जो पहली बार 18% से 12% करा, 5% से 0% से जीएसटी कराई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद है। The new reforms what it has been taken by our honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, we welcome those reforms, especially basic items like milk, groceries. He has removed the VAT on those day-to-day products to the larger extent, and not only that, and in medical insurance and life insurance also it totally abolished the GST, which is a very positive and good move on the part of central government. बेंगलुरु के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर केशव ने जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि जीएसटी में कमी से न सिर्फ लोगों का जीवन बेहतर हो रहा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। घर निर्माण में सीमेंट और स्टील जैसे जरूरी उत्पादों पर जीएसटी की कमी से हाउसिंग सेक्टर में तेजी आई है। The reduction of GST is a very revolutionary step. It not only helps the people to improve their standard of living, but also to generate more employment. Housing sector already was shattered with the lower demand in the past 2 months, but now steel prices as well as cement prices has been decreased by 10% because the GST has reduced on it. Automatically, the demand for the housing sector will increase. Because of the reduced prices, many individuals will think, let me buy the house this year or let me construct the house this year. एग्रीकल्चर में जीएसटी की कमी को देखते हुए बदलाव से खेती के उपकरण सस्ते हो रहे हैं और इस कारण से अनेक मध्यम वर्गीय किसान भी इन्हें खरीदने में समर्थ होंगे। जीएसटी में कमी से किसानों को अनेक समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल रही है। GST on the biopesticides, micronutrients, drip irrigation, agriculture and architecture machines which is used for harvesting, which is used for sowing, tractors, everything has come down. So now because of which many farmers, many marginal and small farmers will be able to afford all this, and with the help of the government, and definitely the productivity will also increase. Also solve the problem of labor that which the farmer is right now facing. दीपावली से पहले जीएसटी दरों में कटौती होने से देशवासियों में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है। समाज के हर वर्ग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा जीएसटी सुधारा में सीमेंट पर जीएसटी घटाने जाने पे बिल्डरों और कॉन्ट्रैक्टरों को बहुत फायदा हुआ है। खास तौर पे सरकारी ठेके लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर के लिए इस दिवाली यह जीएसटी रिफॉर्म्स बिल
एक बम्पर योजना साबित हुई है और इसी मौके पे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का इस निर्णय के लिए हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल पहल से पूरा देश जुड़ गया है और इसका फायदा करोड़ों लोगों को मिल रहा है। ऐसे ही बाड़मेर जिले में महाबार निवासी केवलाराम मेघवाल ने हस्तशिल्प के पारंपरिक एप्लिक वर्क के जरिए न सिर्फ अपनी पहचान को मजबूत किया है बल्कि 3,500 महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। इन महिलाओं के उद्योग विभाग के जरिए आर्टिजन कार्ड भी बनाए गए हैं और इससे इन महिलाओं को सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। केवलाराम मेघवाल ने हस्तशिल्प कला के जरिए स्वरोजगार के लिए 2017 में एक कंपनी बनाई। मौजूदा समय में इनका सालाना टर्नओवर 60 लाख रुपए से अधिक है। उनका एप्लिक वर्क कपड़े पर सिलाई की पारंपरिक कला पर आधारित है। इनके बनाए गए बेडशीट, कुशन कवर, वॉल हैंगिंग और परिधान दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर ही नहीं, अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी खासे लोकप्रिय हैं। पति जी को अभी बेड कवर बना के दिए, उनके घर के लिए 8 पीस बना के दिए, जो बहुत बड़ी साइज है उनके, जो 15 फुट बाई 15 फुट में 3 लंबे बड़े बेड कवर हैं। अभी मोदी जी आए थे वहाँ पर भी उनको स्टॉल गिफ्ट किए, तो वो भी अपने बना के, अपने आर्टिजन महिला बना के दिए थे उनको। बाढ़ में पहले शुरू किया तो 15-20 महिलाओं के साथ में किया था, अभी 3500 से ऊपर महिलाएं काम कर रही हैं। हम यहाँ मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे दुपट्टा है, ये गुदड़ी है, स्टॉल है, सलवार सूट है। इसमें काफ़ी फायदा भी होता है। या मैं यहाँ तो सिलाई भी काम करती हूँ, सिलाई वो मशीन पे वो भी कार्य करती हूँ, जो हाथ करना वो भी कर लेती हूँ। कर्नाटक में मंत्री प्रियंक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को सरकारी संस्थानों में प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेताओं ने 1 सदी पुरानी राष्ट्रवादी संगठन के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए आई लव आरएसएस यानी मैं आरएसएस से प्यार करता हूं अभियान की शुरुआत की है। मांड्या में एक समूह ने मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्यार करता हूं इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को संबोधित पत्र में प्रियंक खड़गे ने कथित वैचारिक पक्षपात का हवाला देते हुए सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह किया है। इस पत्र ने तुरंत एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें भाजपा ने इसे राष्ट्रभक्ति पर हमला और लाखों स्वयंसेवकों का अपमान बताया है। भाजपा ने प्रियंक खड़गे के इस्तीफे की भी मांग की है। भाजपा विधायक CN अश्वत्थ नारायण ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रियंक खड़गे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नेताओं को जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता विदेश की धरती पर जाकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करते हैं। Congress High Command is not bothered about all these things. Never ever they have not even discussed this kind of sensible, important issues have not been discussed. Only disruption, make blatant allegation against Election Commission, make blatant allegation against Modi Sahab, make allegation against RSS, and unsubstantiated allegations they just make. Destroy the credibility of our country. They go to foreign soil, they work against India. This kind of irresponsible leaders are in Congress party. Always they are always into divisive politics, appeasement politics. They are always working against the interest of our country. और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए गुड न्यूज़ है। भारत में 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यकारी बोर्ड ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेज़बान शहर के रूप में अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेज़बानी अहमदाबाद को देने पर आखिरी फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आमसभा की बैठक में लिया जाएगा। नाइजीरिया के अबूजा शहर की जगह मेज़बानी के लिए अहमदाबाद को जगह दी गई है। ये प्रस्ताव 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली जनरल असेंबली में औपचारिक रूप से मंजूर किया जाएगा। ये खेलों की 100वीं वर्षगांठ होगी और 20 साल बाद भारत में खेलों का आयोजन होगा। यह आयोजन इससे पहले भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत के लिए गर्व का दिन। भारत के लिए बहुत गर्व और खुशी का दिन है।
कॉमनवेल्थ एसोसिएशन द्वारा अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार भारत को देने पर हमें गर्व है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डीएमके का हिंदी विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। तमिलनाडु सरकार राज्य में हिंदी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक लाने जा रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन विधानसभा सत्र के अंतिम दिन यह कानून पेश कर सकते हैं। इसके तहत तमिलनाडु में हिंदी भाषा के होर्डिंग्स और हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाई जा सकेगी। इससे पहले इसी वर्ष राज्य सरकार ने अब बजट में पहचान के तौर पर आधिकारिक रूप से रुपए के प्रतीक की जगह उसकी जगह तमिल अक्षर को दिया था। स्टालिन ने भाजपा पर दक्षिणी राज्य के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है और कहा कि वे तमिल भाषा और वहां के लोगों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। डीएमके का आरोप है कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा सूत्र के माध्यम से हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। स्थानीय हिंदी भाषी लोगों के बीच राज्य सरकार के इस फैसले पर बेहद दुख और असंतोष देखने को मिल रहा है। हमारे चेन्नई में हिंदी को अच्छा माना जा रहा था और उसकी इज्जत की जा रही थी। अभी ये एकदम से नया फैसला क्या हो गया कि हिंदी को बंद करो, हिंदी को बंद करो। ऐसे कैसे चलेगा? हिंदी को बंद करो। जो भी अभी ये हो रहा है तमिलनाडु में कि हिंदी के बोर्ड बदल दो, सब लोग तमिल में बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसको चलते रहने देना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 29वें रामजस बास्केटबॉल चैंपियनशिप लीग के विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया। रामजस फाउंडेशन द्वारा आयोजित बास्केटबॉल लीग में दिल्ली एनसीआर के 103 स्कूलों के करीब 1000 से अधिक छात्रों ने कड़ी प्रतिस्पर्धा की। प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह प्रतियोगिता स्कूली स्तर पर खेलों में बढ़ रही भागीदारी को दर्शाती है, जो 2047 के विकसित भारत के सपने को बल देगी। हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2036 में देश में ओलंपिक होस्ट करना है और 2047 में हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। और उसके साथ देश को लक्ष्य भी दिया है कि 2036 में हमें मेडल टैली में देश को दुनिया में 1 से 10 क्रम में ले जाना है। और जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें मेडल टैली में दुनिया में 1 से 5 क्रम में आना है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। जब छूट जाएं जरूरी खबरें,